Welcome everyone to another rendition of exclusive interviews with the Dole magazine. And today we have a renowned actor, and he has been active in both the film industry and theatre for more than a decade now. We have seen him and known him for a lot of different characters that he has played over the years. He has been associated with some of the biggest names in the industry, of course, as actor and casting director. We have Mr. Akash Tahiya. Welcome. Thank you so much. Thank you so much for taking out the time. And Thanks talking to us for today. calling me. Thank you. Welcome, of course. And so there are so many things that we would love to talk to you about. Given your career and how it has progressed over the years, can I have the liberty to take you back to your childhood? In everyone's life, there's a time when they realize that there's something that they want to do when they grow up. So, what was the time, and how and when did you decide that you wanted to become an actor? यार ये बहुत मैं बोलूँगा कि शायद मैं तो 3 साल या 4 साल का था तब से वो शुरू हो गया था कि तब था हीरो बनना है। वो एक्टर वाला चीज़ जो है वो इतनी जहन में नहीं थी, क्योंकि एक्टर क्या होता है वो नहीं पता था, हीरो क्या होता है ये पता था। और मेरे फादर जो हैं वो उनको हम लोगों ने बचपन में उनका ये होता था कि बहुत सारे ना टेप्स उस वक्त पे हुआ करते थे, जो ऑडियो टेप्स जो होते थे, तो ऑडियो टेप्स में वो रिकॉर्डिंग किया करते थे। तो उनके बहुत सारे डायलॉग्स हम लोगों ने सुने हैं। आए तो कहना कि छेनू आया था, और ये वो फिल्मी डायलॉग्स होते थे। तो मेरे चाचा, ताया जी, पापा, ये सब लोग जो हैं उनके बहुत सारे डायलॉग सुन सुन के हम लोग बड़े हुए। और उनके कुछ फोटोग्राफ्स थे जो मैं देखता था, तो उनको भी शौक था। तो उनके अलग अलग गेटअप्स में कुछ फोटोग्राफ्स ब्लैक एंड वाइट हमने बचपन में देखे। तो वो देखने के बाद में पता नहीं क्यों अंदर से ही होता था कि यार मुझे भी ना कुछ ऐसा ही वो करना है। एंड देन स्कूल स्टार्ट हो गया। स्कूल में भी जो इंटरेस्ट था वो ड्रामा और इन चीज़ों में ज़्यादा रहा। तो मुझे याद है बचपन में मम्मा जो है वो स्कूल जाने के वक्त कंघी ऐसे करती थी, और पिताजी जो हैं वो दूसरे रूम में आके ऐसे कर देते थे, जुल्फे निकाल देते, तो बोलते थे कि मेरा बेटा एक्टर बनेगा। तो बस तभी से शुरू हो गया था कि यही करना है। और ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि पेरेंट्स ने बोला कि ये करना है, वो अपने अंदर उनके थ्रू आया, लेकिन उनको देख के आया, और पता नहीं क्यों वो मज़ा था। ज्यादातर जगह जब बात होती है नजरिए, तो एक बहुत ही अलग नजरिया है आपका, जो आप इस तरीके से इसको बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक जो नेगेटिविटी इस चीज से जुड़ गई है बहुत ज्यादा, उसमें भी एक अलग लाइट आप डाल रहे हैं। दैट इज फैंटास्टिक। तो जैसा कि आपने शुरू किया वहाँ पे थिएटर दिल्ली में, यू बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने थिएटर मैंने वहाँ स्टार्ट किए, मतलब मैंने शायद किया होगा 7 साल मैंने वहाँ पर काम किया थिएटर ग्रुप में। और दिन रात जो थी वो ये चीज़ थी कि वो मतलब आप इतना कट गए थे अपनी फैमिली से भी उस वक्त कट जाते हो जब आप पूरा तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हो, कि वही है कि वो स्टेज पे तालियां मिलती थी और घर आके गालियां मिलती थी, है ना। तो लेकिन वो इतना, वो पता नहीं कौन सा नशा था वो, कि वो मैं डूब चुका था उसमें, और उसमें इतना मजा आ रहा था, मतलब वो दिन रात का नहीं पता चलता था। वो मैं आज भी मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ मैं उसको। और कहीं ना कहीं यही जज्बा जो है किसी भी फील्ड के प्रति, वो लोगों को उन ऊंचाइयों पे ले जाता है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। हाँ, वो ये एक बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट, प्रिपेयर करना अपने किसी भी चीज को, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू। और जैसे आपने 7 साल थिएटर में काम किया, so that takes me to another question of mine कि जब आप थिएटर कर रहे थे, and having observed both the fields, मैं थिएटर भी होते हुए देखा है और जब मैं फिल्में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, द बेसिक थिंग इज द सेम, बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस एज वेल। तो आपको कैसे लगा कि जब आप थिएटर से फिर ऑन कैमरा एक्टिंग पे आए, तो क्या चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ी एज एन एक्टर? क्योंकि अभी भी बहुत सारे नए यंगस्टर्स हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूज हैं कि शैल वी स्टार्ट फ्रॉम थिएटर और शैल वी डायरेक्टली स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, खासकर सोशल मीडिया का। तो आपका क्या टेक है इस पे? आप क्या सोचते हैं कि कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको अनलर्न करनी पड़ी या नया सीखना पड़ा जब आप मूवीज? हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। मैं आज भी सीख ही रहा हूँ, चाहे बेशक से मैं थिएटर से, मीडिया और
अभी इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन इसी के मतलब ये सिर्फ थिएटर और मीडिया से रिलेटेड नहीं है कि कैमरा वाली एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग नहीं है। ये वही जो हम लोग बार बार वही क्राफ्ट जो बात कर रहे हैं, उसकी इतनी लेयर्स है ना एक्टिंग की, कि आप वो धीरे 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 वो परतें जो है वो खुलती रहती हैं, यू नो। तो अनलर्न जो है वो शायद हर चीज, हर मतलब आप अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती रहती हैं कि यार ये थोड़ा सा, ये सिर्फ समझ वाली चीज है और कुछ नहीं है, यू नो। हम लोग अभी ऐसे बात कर रहे हैं, थिएटर में शायद थोड़ा लाउड बात कर रहे होते हैं कि वही जो बोला जाता है कि ऑडियंस जो है वो बहुत दूर है। यहाँ हम लोगों को ये लगा दिया गया है लैपल, तो बड़ी आसानी से हम लोग कुछ सुन पा रहे हैं। और अगर हम लोग थिएटर पे अभी स्टेज पे बैठे होते तो शायद हम इतना नॉर्मली बात नहीं करते, हम थोड़ा तेज करते, लेकिन उसमें भी अच्छी एक्टिंग और बुरी एक्टिंग वो एक ही चीज होती है कि आप अपनी बात उस ऑडियंस तक जो सुन रहा है उस तक वो पहुंचा पा रहे हो कि नहीं पहुंचा पा रहे हो, जो आप बोलना चाहते हो, जो कैरेक्टर वो बोलना चाहता है, जो राइटर ने लिखा है, जो कहानी है, तो वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो सवाल आपका उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, समझे कि नहीं समझे, जो मैंने जवाब दिया वो समझे कि नहीं समझे, वो इम्पोर्टेंट है। तो वही एक्टिंग में है। तो जैसा कि हमने देखा कि आप काफी दिनों से इस इंडस्ट्री में हैं और ना सिर्फ आपने अलग अलग किरदार निभाए हैं, बट ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा आपने दोनों में कंट्रीब्यूट किया है काफी बड़ी फिल्मों में, एज कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ कोर्स, और बिसाइड्स बीइंग एन एक्टर। तो ये कैसे शुरू हुआ? आप हमेशा इस बारे में सोचते थे? वी गेट टू नो दैट आपके दोस्त की वजह से आप इस लाइन में शायद आए, बट व्हाट इज द स्टोरी? हाँ यार, ये बड़ा अलग वो चीज थी। तो वही के पापा ने बोला था सही कि हाँ बनना है, एक्टर बनना है और ये सारी चीजें हैं, बट उनको हमेशा ना ये लगता था कि मैं बड़ा भोला हूँ और बम्बई जाऊंगा। मेरे ख्याल से वो बम्बई आए थे, शायद आए होंगे शादी से पहले या मेरे पैदा होने से पहले, और उन्होंने वो बम्बई को वो देख चुके थे। तो उनको लगता था कि इसको तो कोई भी लूट लेगा, पागल बना देगा। तो अब मेरे लिए ये हो गया था कि यार अब मैं क्या करूं। वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, और बहुत सारा मतलब मुझे याद है कि कोर्ट मार्शल जैसे होता है वैसे मेरे इतने सारे रिलेटिव्स जो थे, जिनको मैं कईयों को जानता भी नहीं था ये मेरे लगते क्या हैं, वो भी बैठे हुए थे। और वो सबका ये कहना था कि पापा ने बोला कि इसको बोलो कि ये बम्बई ना जाए और यहाँ पर जो है कोई काम धंधा शुरू कर दे। और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया कि मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे यही चीज करनी है और प्लीज मुझे जाना। तो ताऊजी ने मुझे बोला था कि तू इस चीज से, ये एक्टिंग जो है 10,000 रुपये कमा सकता है महीने के। तो मैंने कहा हाँ, तेरा अगर तूने कमा लिए तो फिर तू चला जाइयो। तो मैं अगले ही दिन ड्रामा टीचर लग गया था। सचदेवा पब्लिक स्कूल एक है, तो सचदेवा पब्लिक स्कूल में ड्रामा टीचर लग गया। 15,000 रुपये की सैलरी लग गई। और एक हफ्ते के अंदर मैं जाते जाते रास्ते से ही जो है मैंने सोचा कि ये तो मैं फंस गया। तो वहीं से मैंने यू टर्न लिया अपने दोस्त के यहाँ। SRC हम लोग बैठे हुए थे और अचानक मुकेश छाबड़ा, मुकेश भाई, तो मुकेश उन दिनों कास्टिंग में इन्वॉल्व हुए थे हनी तेरान के साथ में। कमीने की कास्टिंग चल रही थी। तो तब जो है उनको एक महाभारत करके एक शो था जो बन रहा था, उसकी कास्टिंग उनको मिली। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तुम कास्टिंग करेगा क्या? तो मैंने कहा पैसे मिलेंगे क्या? क्योंकि मेन मकसद था कि घर वालों को दिखाना है, पापा को बताना है कि यार मैं जाऊंगा तो पैसे मिलेंगे। तो वहां से जो है वो कास्टिंग, उसने कहा कि हाँ मिलेंगे लेकिन पता नहीं। तो मैंने घर वालों को ये बोला कि बहुत पैसे मिलेंगे। और मैं आ गया। पापा ने भी बोला कि चल ठीक है, ओके। बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में कास्टिंग शुरू की। एक कमरा था हमारा, वही घर था हमारा, मुकेश भाई और मेरा। और वहीं से हमने कुछ एड्स की कास्टिंग शुरू की। और हम लोगों को धीरे धीरे, पैसा नहीं मिला शुरू में, लेकिन घर पे मैं बोलता था बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। बट नहीं था पैसा उस वक्त पे। बट हाँ, धीरे धीरे जो है कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले और हम लोग कास्टिंग शुरू हुआ। चिल्लर पार्टी फर्स्ट फिल्म हम लोगों को, एक बड़ी फिल्म हम लोगों को मिली कास्ट करने के लिए। एंड देन गैंग्स ऑफ वासेपुर, एंड देन रॉकस्टार, पीके, बहुत सारी फिल्में फिर हम लोगों ने की। So, आप मानते हैं कि ये कास्टिंग से जैसे आपने शुरू किया,
it contributed to you becoming an actor later on as well. वो ट्रांजिशन फिर कैसे? हाँ, तो वही चीज जो वो समझना होता है ना, तो वहां जाके मेरे को जब हम लोग कास्टिंग करते थे तो मैं क्योंकि एक्टर भी था तो हम लोगों ने डिसाइड किया था उस वक्त पे कि यार हम एक्टर को एक कैमरा लगा के सामने खड़े करके नहीं बोलेंगे कि अभी आप अपने डायलॉग बोलो, एक बंदा वहां से अपना दूसरा डायलॉग बोल रहा है, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। हम प्रॉपर उसको, जैसे अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो हम एक एक्टर को बिठाएंगे और बात करवाएंगे उससे। तो वो एक्टर मैं था, जो को एक्टर था। जो ऑडिशन अगर आपका हो रहा है तो को एक्ट मैं करता था उसमें। तो चिल्लर पार्टी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, और चिल्लर पार्टी में वो जब मैं को एक्ट करता था तो वो करते करते जो है विकास सर और नितेश तिवारी जो है उन्होंने बोला कि गूगली तुम करोगे। तो वो मेरे को, हाँ, वो मेरे को वो मिला और बहुत कुछ सीखा। कास्टिंग एक ऐसी चीज है, मैं हर एक्टर के लिए शायद ये बोलना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ बॉम्बे आते हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, क्योंकि एक्टिंग आपको काम जो है वो अचानक तो मिल नहीं जाएगा कि आए और आपको काम मिल गया। आपको कब मिलना है पता नहीं है। तो उसके साथ में ये कास्टिंग एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए तो यही साबित हुई, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं एक्टर्स जो हैं वो कास्टिंग में इन्वॉल्व हुए, जो आज काफी आप नाम सुनोगे उन लोगों का। तो वो आपको ना बहुत, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हर छोटी सी चीज के बारे में आपको बताता है कि एक्टिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जब जो चीज नहीं करनी है ना, वो डायरेक्टर, जब हम लोग डायरेक्टर के साथ बैठे होते हैं और जब ऑडिशंस देख रहे होते हैं तो डायरेक्टर बोलता है कि यार इसने ना ये गलत करता है, ये गलत करता है, ऐसे गलत बोलता है, ये तो आपको समझ में आता है कि क्या गलतियां एक एक्टर करता है। तो आप फिर उसको अपनी एक्टिंग में आप उसको सुधारते हो। और बहुत प्यारा प्रोसेस है एक एक्टर के लिए। कुछ वक्त के लिए तो करना चाहिए, ज्यादा वक्त के लिए नहीं, क्योंकि दलदल है कास्टिंग में। अगर एक्टर फंस गया तो वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, वो फिर वो पैसा कमाएगा, बाकी के एक्टर्स के लिए भगवान बन जाएगा, है ना। आपको हैप्पी दिवाली, एक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि अपन ही भगवान है। क्या आपको ऐसा लगता है, because we feel as an audience कि थिएटर को कहीं ना कहीं लोग वो रिकग्निशन नहीं मिल पाती है सोसाइटी में जो कि फिल्मों को ऑफ कोर्स मिलती है। ऑफ कोर्स देयर इज ग्लैमर एंड एवरीथिंग एल्स, बट इवन अमंगस्ट द पीपल जो लोग की एक्टिंग करना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में हैं, वो थिएटर को कहीं ना कहीं एक निगलेक्ट करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है, और अगर हाँ तो फिर क्यों ऐसा है? आपको ऐसा क्यों लगता है? बहुत ही गंभीर सवाल है ये, है ना। और इसका जवाब मुझे पता नहीं कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि थिएटर से रिलेटेड जो आज भी जो करें, मैं खुद छोड़ चुका हूँ, अभी नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों की वजह से जो कि मैं करना चाहता हूँ। और हाँ, मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हैं या पता नहीं, बट क्योंकि उसमें पैसा नहीं है एक चीज़ के, पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि कमर्शियल नहीं है चीज़ें, वो नहीं है हमारा जो ये मीडियम है, इसमें बहुत पैसा है, चीज़ें हैं। यहाँ के एक्टर्स को आप एड्स भी देते हैं, यहाँ के एक्टर्स के इंटरव्यूज भी होते हैं। शायद थिएटर के जो एक्टर्स होते हैं, और वो मुझे लगता है कि वो अच्छा भी है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें जो वहाँ पहुँच गई ना, तो वो लोग भी, और वो धीरे धीरे पहुँच गई है, क्योंकि आप अगर अभी देखो जो इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं और बहुत सारा चीज़ें जो आके हर कोई कुछ भी बोलना शुरू कर देता है और चीज़ें करना शुरू करता है इंस्टाग्राम पे या कहीं पर, तो उनको लगता है कि फेमस ही तो होना है ना, तो जब ऐसे हो रहे हैं तो ऐसे क्यों नहीं, तो वो मेहनत क्यों करना है, तो वो मेहनत नहीं करते हैं वो लोग। और जब हम लोग थे, जब कर रहे थे, तो हम तो सिर्फ इसलिए करते थे कि हम कुछ सालों बाद बम्बई जाएंगे, तब तक अपने आप को हमको इसमें सौंपना है पूरा, और तो हम पूरे तरीके से उसमें थे। तो आप जब किसी चीज़ की पूरे मन से और हर चीज़ से आप तैयारी करते हैं, जब चाहे वो एग्जाम्स हो या कुछ भी हो, तो बहुत कुछ आपको समझ में आता है, अधूरा नहीं रहता है। आजकल वो अधूरा हो गया,
सब कुछ थिएटर में, और कैसे लोग जाएंगे वो, बट वो है, मुझे लगता है कि जिनको देखना है ना थिएटर, उन वो ऑडियंस है थिएटर की, और वो देखते हैं। वो आप अगर चाहे वो पृथ्वी चले जाओ यहाँ पर, या एनसीपीए हो, या आप दिल्ली में या कलकत्ता में, इतने सारे जहाँ जहाँ शोज होते हैं वहाँ उनकी ऑडियंस है। तो वो कमर्शियल भी है कई जगहों पर, तो वो चल रहा है अपने तरीके से चल रहा है। उसको कैसे ठीक, मैं इसके बारे में तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए। और ये वर्कशॉप से हमने ये भी सुना अभी कि आपने जग्गा जासूस के लिए एक्टिंग वर्कशॉप, बॉबी जासूस, हाँ, या सो बॉबी जासूस के लिए भी आपने एक्टिंग वर्कशॉप कर, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, हाउ डू दे रिसीव, आपको क्या लगता है कि कैसे रिसीव करते हैं खासकर जो बड़े एक्टर्स हैं कि एक वर्कशॉप हो रहा है, आर दे रिसेप्टिव ऑफ इट, या हाउ वाज एक्सपीरियंस? हाँ, मैं बहुत डरा हुआ था जब मुझे दिया मिर्जा उस फिल्म की प्रोड्यूसर थी, तो उन्होंने मेरे से, मुझे याद है बड़ा हंसी वाला चीज थी कि उनका फोन आया, मैं दिल्ली में था, और दिया ने बोला कि आकाश ऐसे ऐसे ना हम लोग फिल्म की वर्कशॉप करेंगे शुरू में, एंड देन फ्लोर पे जाएंगे। तो हम लोग, मैंने कहा कब से कब कर रहे हैं? तो उसने कहा कि एक कुछ पीरियड बताया कि इस डेट से लेकर इस डेट तक। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो कहती कि तो मैंने कहा कौन कर रहा है वर्कशॉप? तो दिया हंसने लगी। दिया कहती स्टूपिड, मैं तेरे को बोल रही हूँ, तेरे को वर्कशॉप करनी है उसकी। मैंने कहा अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं यार, उसमें एक्टर्स हैं सब। मैंने कहा मैंने बस ये अपने अंदर सोचा, बट उनको नहीं, क्योंकि मैं वर्कशॉप्स करता रहता था दिल्ली में भी और यहाँ पर भी आके। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं करता हूँ। जब मैं पहुंचा उससे पहले मैंने तैयारी की थी कि मेरे को स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं छेड़नी थी। और मैं वहां गया तो सुप्रिया पाठक जी, इतने दिग्गज एक्टर, किरण कुमार थे, राजेंद्र गुप्ता थे, तन्वी आज़मी थी, बहुत, मतलब मेरे लिए ये था कि मैं इनको क्या बोलूंगा, अब क्या क्या चीज मेरे को करनी है। तो बट मेरे दिमाग में ये था कि मैं सबसे पहले तो उनके पैर पे जाके बैठ गया। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं यहाँ पर कुछ वो नहीं करना है, मैं सिर्फ हम लोग घुल मिल के कुछ गेम्स खेलेंगे मैम, और ये सारी चीजें होंगी। जरीना वहाब मैम थी, तो विद्या थी, विद्या बालन, तो विद्या और अली फजल, ये सब लोग, तो मुझे ये था कि हाँ ये तो हम लोग बिल्कुल वैसे वाले हैं, लेकिन वो जो उनके साथ जो करना था वो बड़ा मुश्किल था। तो उनको मैंने बोला कि हम सिर्फ कुछ गेम्स खेलेंगे, और उन्होंने, मुझे याद है कि मैम ने बोला कि बेटा मेरे ना कमर में बहुत दर्द है, तो ना वो एक्सरसाइज वगैरह, और ये मैंने कहा हाँ मैम बिल्कुल भी। सुप्रिया पाठक जी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मैम। तो हम कुछ गेम्स खेलना शुरू किया, और वो खेलते खेलते मुझे याद है राजेंद्र गुप्ता जी, सुप्रिया मैम, तन्वी आज़मी मैम, ये सब लोग ये उठा पटक कर रहे हैं है ना। तो ये एक ऐसा, ये कलाई, ये आर्ट ही ऐसी है कि जब आप उसमें वो बच्चा बना देती है, जब आप उसमें अंदर जाते हो ना, उस कैरेक्टर्स के अंदर जाते हो, चीजों के अंदर, वो अपने आप ही वो चीज हो जाती है। तो मेरा वो करवाने का मकसद यही था, खैर वर्कशॉप कराने का, कि हम लोगों ने कहानी जहां से स्टार्ट होती है उससे पहले की क्या कहानी थी, मैं उस वर्कशॉप में मैंने वो हम लोगों ने ढूंढी थी कि क्या, किसका रिश्ता कैसे किसके साथ होता है। मैं ज्यादातर अपनी फिल्म्स की वर्कशॉप्स वगैरह में मैं वही करता हूँ कि जो स्क्रिप्ट जहां से शुरू हुई है वहां तक लाके एक्टर्स को फ्री कर देते हैं कि अब आपको पता है कि आपके पीछे क्या क्या चीजें हुई है, और उसको इनेक्ट कर चुके हैं हम लोग, किसके साथ में क्या रिलेशन है, क्या सब कुछ आपको अब अंदर से पता है। अब आप जहां से स्क्रिप्ट शुरू होती है वहां से आपका काम है, आप करेंगे। तो बहुत प्यारा प्रोसेस है वो। So it's more like कि आप you get the chemistry going between the characters. हाँ, ज्यादातर वही होता है, एक टोन सेट हो जाता है कि किस डायरेक्शन में है। हाँ, और आप अपने कैरेक्टर को बहुत और ज्यादा करीब से समझ पाते हैं। It's a good thing that India being the country it is, यहाँ पे हमारे कल्चर को, हमारे पास्ट को काफी तवज्जो दी जाती है, जैसा कि हर जगह होता है। पर कुछ इसके ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि अब रिवाइव हो रहे हैं ड्यू टू मीडिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या मासेस भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो अब तक नहीं बात की जाती थी जिन चीजों के बारे में। जैसे एक आर्टिस्ट के तौर पे अगर आर्ट को देखा जाए तो वो एक इट्स द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि ये
जब एक कहानी कोई लिखता है हम्म, तो वो एक ऐसी दुनिया गढ़ना चाहता है जो कि या तो इस दुनिया का एक रिफ्लेक्शन हो, हम्म, पर उसमें ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि हम डेली बेसिस पे बात नहीं करते। काफी सारे ऐसे फिल्म मेकर होते हैं बिसाइड्स द एंटरटेनमेंट। और अगर हम फिल्म के दायरे से भी थोड़ा बाहर जाएं तो अभी के समय पे कॉमेडियंस हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, हम्म, और वहां पे ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं अब मीडिया, एक जैसे मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था न्यूज चैनल पे, एंड इट वाज वेरी रिनाउंड एंकर, एंड वो कि ये कह रहे थे कि जैसे अमेरिका में जब मूवियाँ बनती हैं तो हमेशा बहुत सारी मूवियों में अमेरिका को ऑन द टॉप दिखा ओके, कि Glorify अमेरिका इज करते। सपोज्ड टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम एलियंस एंड थिंग्स लाइक दैट, इवन इन दोस। और उसके बाद उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्यों भारत को ऐसा नहीं दिखाया जाता, यहाँ पे क्यों ऐसी मूवियाँ बनती हैं जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर आ रहा है आर्टिस्ट पे कि आप नेगेटिव चीजों के बजाय पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करें। पर इसमें कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी है और एक दबाव है जैसे डायरेक्टर्स पे, एक्टर्स पे, कि वो काफी सारी चीजें जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं शायद वो नहीं कर पाएंगे आउट ऑफ द फियर कि पब्लिक का रिएक्शन कैसा हो या मीडिया का रिएक्शन कैसा हो। तो आपको क्या या लगता है? सरकार का रिएक्शन या कैसा सरकार का है? रिएक्शन कैसा हो? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एक्टर्स कैसे कोप करते हैं, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या किस हद तक ये कहीं से डैमेज कर रहा है इंडस्ट्री को? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है, जब हम आज़ाद नहीं थे तब से भी, कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, बट लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बोलोगे, है ना। तो भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत है। तो धमाके हो रहे हैं, धीरे धीरे होते रहे हैं, और उनका आप मतलब जो चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, या कोई भी आम आदमी जो है, वो अपने तरीके से उनका जवाब जो है वो दे रहा है। चुप आपको कराते रहेंगे। अभी चुप मैंने बोला, और चुप जो है ये फिल्म भी आ रही है, हम लोग जो बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो लोग किसी ना किसी तरीके से बोलेंगे, और तरीका अपना ढूंढना होगा हम लोगों को, हम सबको। और चुप तो कोई करा नहीं सकता, है ना। तो ये चीजें होती रही हैं, तो होती रही, अभी भी होंगी। तो और काफी ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गलत भी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है, जो बोल रहा है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। हमारे देश में ऐसे अब तो व्हाट्सएप वाले जो होते हैं, आपके मैसेजेस होते हैं, या ये सारी चीजें, तो लोग बोल तो रहे हैं, बहुत गंदा भी बोल रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारे देश में फर्क पड़ रहा है। जो एक आम जनता है, वो सिर्फ उन मैसेजेस को पढ़ के वो हिंदू मुस्लिम या रिलीजन या किसी और चीज को लेके जो है वो एकदम से वो दरारें शुरू हो जाती हैं, सब कुछ शुरू हो जाता है। तो आई थिंक उनको चुप कराना बहुत जरूरी है, ना कि उन एक्टिविस्ट को मतलब एक्टिविस्ट, मतलब अब आप देखिए वो मरते रहे हैं, सफदर हाशमी जी को मार दिया था, है ना। तो एक एक्टिविस्ट जो भी है वो बोलेगा तो उसको डर तो हमेशा मौत का उसके ऊपर मंडराता ही रहेगा, लेकिन अब उस डर से आप खामोश नहीं हो सकते हो। आपको अगर कोई इस रास्ते पे जाने के लिए आपको मना किया है, लेकिन वही रास्ता जो है जहां आपकी मंजिल है, आप इस रास्ते से जा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको ब्लॉक कर दिया है तो आपको वो रास्ता अपना नया ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो हम सब लोग जो है एक बेहतरी के लिए, चाहे वो देश हो, चाहे वो हम ह्यूमैनिटी के लिए हो, है ना। तो मुझे याद है, मैंने कहीं पर सुना था कि हम लोग सिर्फ इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नेचर को हम कैसे हार्म कर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो भी बहुत जरूरी है बोलना। तो हम बोलेंगे, कहीं ना कहीं से तो बोलेंगे, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी दूसरे रास्ते से जाके बोलेंगे। तो वो दूसरा रास्ता खोजना बहुत जरूरी है, मेरा भी, आपका भी, हर किसी, हम हर किसी का, जो कोई भी सच बोलना चाहता है, जो भी सच बोलना चाहता है या सही बोलना चाहता है, जो भी बोलना चाहता है, वो सच, वो सही और गलत का फैसला तो हम में से कोई भी नहीं कर पाएगा,
बट जो बोलना चाहता है वो बहुत जरूरी है, वो बोलना बहुत जरूरी है। अभी आपकी कौन सी मूवीज आ रही हैं, आप किस चीज पे काम कर रहे हैं? हमने सुना कि आप काफी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी प्ले करने वाले हैं। हाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा उनके बारे में, बट एक वेब सीरीज है जिसका नाम है बिंदिया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और बिहार बेस्ड कहानी है, और उसकी जो कास्ट है वो बहुत मतलब मंझे हुए कलाकार हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और जो डायरेक्टर हैं अमित राज उनका नाम है, वो डायरेक्टर मुझे तो वो मिले जिन्होंने जो एक्टर को पकड़ लेते हैं, इन द सेंस के अगर मैं कुछ यहाँ पर अगर मैंने फंबल किया तो वो मुझे ही पता है। एक एक्टर को ही पता होता है कि उसने क्या गलत बोल दिया या क्या गलत तरीके से बोल दिया, लेकिन वो जब ओके हो जाता है तो हम भी ओके हो जाते हैं कि चलो ठीक है, पकड़ा नहीं। बट वो डायरेक्टर ऐसा जो पकड़ लेता है, तो उसने हर एक्टर को पकड़ा उसमें, चाहे वो रणवीर, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, तो वो है। एंड देन धनबाद एक वेब सीरीज है जो अगेन बिहार पे ही है, 1971 की कहानी है, कोयला माफिया और ये सब कुछ, तो उस वक्त की कहानी है, वो करके बड़ा मजा आया। उसमें मैं सूत्रधार हूँ, पूरी कहानी में ही रच रहा हूँ और बता रहा हूँ। एंड देन रफू चक्कर है जिसमें कि मैं लॉयर का काम किया है, मैंने कैरेक्टर किया है, और कोर्ट रूम ड्रामा है, तो वो है। और एक मेरा मैं हमेशा से वो ड्रीम रोल मेरा रहा है, मैंने एक बार किया भी है, भगत सिंह उनके ऊपर एक हम लोग मैं हिस्सा बना हूँ। एक शॉर्ट फिल्म है जो कि बहुत ही प्यारी कहानी है, जो हम आज तक सुनते आए हैं भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों के बारे में या कहानियों के बारे में। उससे कुछ एक कहानी ऐसी है जो शायद किसी ने नहीं सुनी है, वो मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं भगत सिंह प्ले कर रहा हूँ। लेट्स सी कैसा कर पाऊंगा, पता नहीं। वी आर श्योर दैट ये सारे जो आपके किरदार है वो हमेशा के लिए लोगों को एंटरटेन भी करेंगे और सोचने पे भी मजबूर करेंगे। और जैसा कि आपकी फिल्मों ने अब तक किया है, आपकी हर फिल्म में कहीं ना कहीं एक सीरियस थीम भी होता है और उसके साथ फन भी होता है। So that is something that we really enjoy about your acting. कोशिश करूँ। Thank you so much for taking your time again. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। कुछ हमें ऐसा जानने को मिला जो कि शायद हमारी ऑडियंस पहले नहीं जानती थी। And that is truly fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. Wish you all the best for the future projects. Thank you.